कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें कार्यपत्रक संख्या 14 प्राप्त हुई है। डेट जो है इसकी 7 अगस्त 2021 की डेट है। ये विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं क्लास के लिए विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पार्ट दो है हमारा सामाजिक विज्ञान में भूगोल का जो पार्ट है, इसमें भारत के भौतिक स्वरूप की बात की जाए तो इस क्रम में हमने बताया कि भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। 6 भागों में हमने बताया था। अब 6 भागों में बांटा जा सकता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने हिमालय पर्वत और उत्तर का मैदान और आगे हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यानी कि तीसरा ये है हिस्सा है भारत के भौतिक स्वरूप का प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले मैंने बताया आपको, टॉपिक से रिलेटेड वर्ड को अगर समझ लिया जाए तो हमें वर्कशीट समझने में और ज़्यादा आसानी होगी और वर्कशीट इंटरेस्टिंग बनेगी। और आज की वर्कशीट भी हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। प्रायद्वीपीय पठार, देखिए पठार क्या होता है। पठार और पर्वत आप सब जानते हैं, पहाड़। तो पर्वत आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके का होता है। ऊपर का हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा नुकीला होता है। जबकि पठार की बात की जाए, ये भी पर्वत का ही एक प्रकार है, लेकिन ये ऊपर से जाकर के नुकीला ना होकर के कुछ इस तरीके का हो जाता है। कुछ इस तरीके का क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले ये इस तरीके के होते थे, अब ये इस तरीके हो जाए क्योंकि ऊपर से क्या होता है, निक्षेप होता रहता है। निक्षेप यानी ह्रास होता रहता है। ये इसका जो है हिस्सा जो है टूट टूट के गिरता रहता है। तो इस तरीके का हिस्सा ये हो जाता है, मेज की आकृति का। एक तरीके से मेज देखा आपने, उस तरीके की आकृति का ये होता है, ये पत्थर का ही होता है। ठीक है, तो पठार आपने समझ लिया। अब बात आ गई इसके अंतर्गत जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय तो देखिए, कोई भूमि का वह टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा रहता है वो द्वीप कहलाता है, वो द्वीप कहलाता है। और प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार जो भूमि का टुकड़ा 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है वो क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। अब भारत के हिसाब से समझे, भारत का नक्शा सभी ने देखा होगा। ठीक है, भारत के नक्शे को सभी ने देखा होगा कुछ इस तरीके से। ये नीचे वाला हिस्सा है भारत के नक्शे का। अब इसके अंतर्गत आप मैं बताऊं आपको, तो नीचे वाला ये वाला हिस्सा क्या है, दक्षिणी हिस्सा है। ऊपर वाला उत्तर वाला हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में बात की जाए तो ये वाला हिस्सा जो है ये पश्चिम है, पश्चिमी घाट है। और ये वाला हिस्सा जो है वो पूर्वी घाट है। तो इसके साथ वाला ये वाला हिस्सा जो है, ये जो मैंने बताया प्रायद्वीपीय, ये इस तरफ क्या है, अरब सागर है। ठीक है, और दक्षिण की तरफ क्या है, हिंद महासागर है। इस तरफ हिंद महासागर है। और इस आपके राइट साइड क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है ना। तो ये वाला हिस्सा भारत का क्या हुआ, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, नीचे वाला हिस्सा ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा हो गया। अब इसके अंतर्गत ये वाला हिस्सा जो आ जाता है पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट को छोड़ करके ये जो त्रिभुजाकार आकृति का बन जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसी के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार यह मेज की आकृति वाला स्थल होता है जो पुराने रवादार, दानेदार, आग्नेय और रूपांतरिक शैलों से बना हुआ है। यानी कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो परिवर्तित हो जाता है, उसी के मैग्मा से जो बना हुआ होता है। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। धरती के प्राचीनतम भूभाग का यानी कि बहुत पुराना हिस्सा है। यहाँ चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती है। चौड़ी और छिछली घाटियाँ, चौड़ी जैसे चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती है। तो गोलाकार पहाड़ियाँ मतलब गोलाकार, इस तरीके से मेज की आकृति में वो आ जाएगी धीरे धीरे। चलिए, इसके 2 मुख्य भाग हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से वह 2 भाग को ही हमें अच्छे से समझना है। भूगोल का पार्ट थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए अब ये मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार को किन 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो देखिए समझिए, जो नर्मदा नदी बह रही है उसके
मान लीजिए नर्मदा नदी बह रही है, इसके उत्तर में यानी कि इस दिशा की तरफ क्या है, मध्य उच्च भूमि है, और इसके दक्षिण में क्या होगा, ये दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार। ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मध्य उच्च भूमि, अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो पश्चिम में चौड़ी, पश्चिम में यानी कि इस तरफ ज़्यादा चौड़ी, और पूर्व में संकीर्ण यानी कि पतली है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। छोटा नागपुर पठार यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ चला गया ये हिस्सा। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, दामोदर हैं। तो मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, दामोदर, मध्य उच्च भूमि में। ठीक है। अब आते हैं हम दक्कन का पठार, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका दूसरा हिस्सा, दक्कन का पठार। पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिम में ऊंचा यानी कि पश्चिम दिशा की बात की जाए तो ऊंचा है, और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, यानी कि इस तरफ कम ढाल है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी जैसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को, यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी किस लिए उपयोगी होता है आपको बताया गया है? कपास की खेती के लिए, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी निक्षेप से बना है, यानी कि ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है उससे बना हुआ है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, रेगुर मिट्टी। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा और श्रेणी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी घाट तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। तो यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की किसकी बात की जा रही है, एक बार दोबारा समझेंगे। इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट है, और ये वाला हिस्सा जो है ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। तो अभी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट इस तरीके से है और पश्चिमी घाट इस तरीके से है। ठीक है। अब देखिए पूर्वी घाट औसत ऊंचाई 600 मीटर है, विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। ओके। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी यानी कि अगर बात की जाए, नक्शा बनाया जाए भारत का, तो कुछ इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा है ये। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी किस तरफ? इस तरफ है। तो जब इस तरफ गिरती हैं ये, तो डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये नदी है ना, ये नदी बह रही है, आगे जाके क्या हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो क्या हो गया, ये तो नदी वाला हिस्सा हो गया, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये भूमि हो गया, ये भूमि वाला हिस्सा हो गया। तो ये त्रिभुजाकार आकृति का क्या बना रही है, ये डेल्टा बना रही है, इसी को डेल्टा कहते हैं। उपजाऊ डेल्टा बनाती है, यानी कि इसके आसपास की भूमि क्या हो गई, इसके बीच वाली भूमि क्या हो गई, ये इसकी बीच वाली भूमि उपजाऊ हो गई काफ़ी। ठीक है। सर्वोच्च शिखर यानी जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट यानी इसकी बात कर रहे थे, बताया था पूर्वी घाट यही है। पूर्वी घाट क्या है? सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर। और उडगमंडलम क्या है? महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। उडगमंडलम जो है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यानी घूमने फिरने, यानी लोग आते हैं यहाँ पर, पर्यटन स्थल है ये पूर्वी घाट की बात हो गई। अब बात की जा रही है पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट में देखिए पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे पर्वत, यानी कि पूर्वी घाट से अगर इसका कंपेयर किया जा रहा है, इसकी तुलना की जा रही है, तो क्या बोला जा रहा है, पर्वत जो है ऊंचे हैं, सतत हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर था, जबकि इसकी 600 थी औसत ऊंचाई, और इसकी 900 से 1600 मीटर। तो काफ़ी ज़्यादा घने हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं, और बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं पर्वत, पहाड़ और क्या बोलते हैं, वन। पश्चिमी घाट की नदियाँ जो हैं नर्मदा, ताप्ती और शरावती अरब सागर में गिरती है। अब देखिए पश्चिमी घाट, अरब सागर कहाँ है, ये रहा अरब सागर। तो नर्मदा, ताप्ती और शरावती जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ हैं जो पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी जो ऊपर बताया था मैंने, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ गिरती हैं ये बंगाल की खाड़ी में। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
देखिए, श्रावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? श्रावती नदी पर है। और सबसे ऊंचा कौन सा है? जोग जलप्रपात होती है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय इलाका है। सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी, वहाँ पर पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा था? महेंद्रगिरी 1501। और पश्चिमी घाट में कौन सा है? अनाईमुड़ी 2695 मीटर। तो ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है और वो महेंद्रगिरी 1501 पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपने समझा, कंपेरिजन करने के लिए भी आ जाता है, तुलना करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है। अब कुछ प्रश्न लिखे हुए, इन प्रश्नों को और समझेंगे और करेंगे, जिससे कि ये वर्कशीट में हमें और ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए, जो हमारे प्रश्न दे रखे थे, पहला प्रश्न क्या है? कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? तो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि कौन सा कौन सा भाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ है, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जो निकलता है उसके अंदर से, उससे बना है। प्रायद्वीपीय पठार ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो मध्य उच्च भूमि में बताया था चंबल, बेतवा, केन, दामोदर, है ना। तो इसमें से दो ही के लिखने हैं, चंबल और बेतवा, मध्य उच्च भूमि में बहने वाली। पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है? सतत यानी फैला हुआ क्यों नहीं है? पूर्वी घाट की तरह पूर्वी घाट का विस्तार जो है पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है, यानी कि पश्चिमी घाट जिस हिसाब से है वैसा पूर्वी घाट क्यों नहीं है? तो उसका कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि के ज़्यादा कटाव के कारण पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। अब देखिए, नदी जब बह के आ रही होती है, तो अगर इसको ज़्यादा ढाल ज़्यादा मिलती है तो क्या होता है? स्पीड से गिरती है नदियाँ, स्पीड से गिरती है तो अपने साथ साथ क्या होता है कि वहाँ पर वो रुकती नहीं है, वो गिर जाती हैं। तो जो ये नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब क्या है? ये डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और वहाँ पर ज़्यादा समतल स्थल है, तो धीरे धीरे गिरती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पूर्वी घाट क्या है? ज़्यादा सतत नहीं है, कटाफटा है। प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, तो पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो हमने सबसे पहले ही पैराग्राफ वाली लाइन में क्या पढ़ा था? प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधनों में धनी है, तो खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है वहाँ से। प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाली काली मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। तो प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले काली मिट्टी, जो कि किससे रूपांतरित जो होता है, उसके अंदर मैग्मा निकलता है, उसके निक्षेप से होता है। जो ज्वालामुखी के जो निकलता है मैग्मा, उसके निक्षेप से होता है क्या? काली मिट्टी का निर्माण, जो कि कृषि के लिए बहुत उपयोगी, कृषि यानी कि मुख्य रूप से कपास के लिए। तीसरा, यह क्षेत्र घने वनों का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र क्या है? घने वनों का क्षेत्र है। और इसकी जो वन क्षेत्र है काफ़ी घने हैं, पहाड़ हैं, तो इस वजह से ये घने हैं और वन संपदा में भी धनी है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से आप करके इसे विषय अध्यापक को भेजिए, चेक करवाइए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।